आज से कुछ महीनों बाद आपका एग्ज़ाम होगा। उन महीनों के बाद आपका एक रिज़ल्ट नाम की चीज़ होगी आपके साथ, जिसमें आपका एक पेपर होगा जिसमें आपके कुछ मार्क्स लिखे होंगे। वो मार्क्स आपके चेहरे पे, आपके जो पेरेंट्स हैं उनके चेहरे पे एक स्माइल भी ला सकता है, गर्व का, या फिर अगर आप एक क्लास 10 के स्टूडेंट हो तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं ये सवाल पक्का घूम रहा होगा कि इन आखिरी के 4 महीनों में हम लोग कैसे पढ़ें, हम लोग ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजी फॉलो करें कि हम लोग इन आखिरी के 4 महीनों में बहुत ही ज़्यादा अच्छा स्कोर कर सकें, इन आखिरी के 4 महीनों को 100% यूटिलाइज करके अच्छे से अच्छा अपना मार्क्स को इम्प्रूव कर सके। तो आज के इस वीडियो में आपको एक ऐसी परफेक्ट स्ट्रैटेजी देने वाला हूँ जिसको अगर आपने इम्प्लीमेंट किया तो आप उससे बहुत ही ज़्यादा अपने मार्क्स को इम्प्रूव कर पाओगे। आप इन आखिरी के 4 महीनों का, जनवरी, फरवरी, मार्च एंड अप्रैल, इन 4 महीनों का 100% यूज़ कर पाओगे और अपने मार्क्स को भी इम्प्रूव कर पाओगे। और आज इस वीडियो में हम लोग एक ऐसे कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा स्पेशल है। क्यों? क्योंकि हम लोग के साथ हमेशा ऐसा होता है कि हम लोग कोई शेड्यूल बनाते हैं, टाइम टेबल बनाते हैं कि वो कहीं फॉलो हो नहीं पाता। तो आज हम एक ऐसे कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे जिससे आप अगर उसको अप्लाई करोगे तो अपनी शेड्यूल पे 70% की इंप्रूवमेंट पाओगे। सो हेलो एवरीवन, आदिभूषण मोदी दिस साइड एंड लेट्स स्टार्ट। इस वीडियो में जो भी मैं आपको स्ट्रैटेजी, जो भी प्लान या जो भी शेड्यूल देने वाला हूँ, उन सबकी PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आपको अलग से नोट बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि यूट्यूब पे एक ऐसी सीरीज अभी चल रही है जिसमें आपको कुछ ऐसे बेस्ट एंड यूनिक मटेरियल मिल रहे हैं क्लास 10 वालों के लिए, जिसको अगर आपने अपने यूज़ में लाया तो आप अपने मार्क्स को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हो। जैसे सारे के सारे केमिकल रिएक्शन आपको एक PDF में मिल रहे हैं, सारे के सारे आपके केमिकल कंपाउंड एक PDF में, सारे के सारे आपके जितने भी इंग्लिश के चैप्टर के समरी वो सब एक PDF में, सारे के सारे लेटर के फॉर्मेट एक PDF में, और भी न जाने कितना सब कुछ सीरीज से मिल रहा है, वो सब फ्री में। और आपको क्या करना है, आपको बस जैसे केमिकल रिएक्शन उसको बस याद कर देना है। अगर आपने उसे याद कर दिया वही पूरी एनालाइजेशन के साथ बनाएंगे, ऐसा नहीं कुछ भी उठा के दे दिया है। उसमें आपको सारे के सारे केमिकल रिएक्शन मिल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, उसका अगर आपने याद कर दिया तो आपको एग्जाम में 80% केमिकल रिएक्शन की प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाएगी, और वो सारे केमिकल रिएक्शन बैलेंस भी। और ऐसे ही आपको बहुत सारे मटेरियल और मिल रहे हैं इस सीरीज़ में। तो इस सीरीज़ को आप देख सकते हो अल्फा आदर्श यूट्यूब चैनल पे, जहाँ सिंपली आप उस चैनल पे जाके प्लेलिस्ट पे जाके उस सीरीज़ को आप देख सकते हो, बहुत सारे मटेरियल सब फ्री के मिल रहे हैं, वो भी बेस्ट एंड यूनिक। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँ तो एक बल्क लेवल में मैं आपको बता देता हूँ कि हम लोग का जो मेन स्ट्रैटेजी है, जो मेन प्लान होगा वो किस टाइप से होगा। तो हमारा जो जनवरी और फरवरी का जो महीना है उसमें हम लोग सबसे पहले अपना जो सिलेबस है उसको कंप्लीट करेंगे। और जो हमारा अगला मंथ है जो कि है मार्च, यहाँ मार्च की कहानी हल्का बाद में सुना, तो पहले आगे देख लो। मार्च के बाद आता है अप्रैल। अप्रैल में हमारा जो होगा मेन वो होगा रिवीजन। जो भी हम लोग ने अभी तक जनवरी, फरवरी और मार्च में पढ़ेंगे उसको हम लोग करेंगे रिवीजन, या फिर जो रिवीजन आपका हो चुका होगा बाय फॉर एग्जाम्पल तो हम लोग करेंगे सैम्पल पेपर। तो अब बात करेंगे हम लोग मार्च की कहानी पे। जो मैं मार्च की कहानी है बहुत ज़्यादा टिपिकल है। क्यों? क्योंकि यार हमारे जितनी प्रैक्टिकल होने वाले, हमारे जितने भी इंटरनल असेसमेंट जो हमारे स्कूल में होंगे वो हमारे मार्च के महीने में ही होंगे। तो इसीलिए वो मार्च की कहानी बहुत ज़्यादा टिकड़म है। और मैंने बहुत ज़्यादा यार ऑनलाइन देखा भी और बहुत ज़्यादा सोर्सेज से पता चला है कि हमारे जितने भी जो बोर्ड एग्जाम है मेनली जो ऑफलाइन भी होंगे इस बार, जैसा हम लोग सुनने में आ रहा है, तो वो मेनली हमारे स्कूल मार्च में ही कंडक्ट कराएगा। तो इसीलिए मैंने मार्च को हल्का अलग रखा है। तो मार्च के आगे हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा है बफर, रिवीजन या सैम्पल पेपर। अब ये इसका मतलब है समझते हैं। जो हमारा बफर है, यही मैं कॉन्सेप्ट की बात कर रहा था, बफर। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं बफर के कॉन्सेप्ट को। हम लोग जब भी कोई टाइम टेबल या शेड्यूल बनाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ऐसे कुछ शेड्यूल बनाते हैं। सुबह उठूँगा 6 बजे, 6 से लेकिन 7 बजे तक अपना मेडिटेशन या सुबह का वर्कआउट वो सब करेंगे। फिर 6 से 7 हो जाएगा इसी में, 7 से लेके 8 और 8 से लेके 9 बजे तक मैं फिज़िक्स करूँगा। 9 से 10 में नहा धो के अच्छे से तैयार हो जाऊँगा। 10 से 12 बजे तक मेरी ऑनलाइन क्लास चलेगी। इसके बाद 1 से लेके मैं 2 बजे तक मैथ्स करूँगा, उसके बाद फिज़िक्स करूँगा। इसके बाद ऐसे हम लोग टाइम टेबल बनाते हैं या शेड्यूल बनाते हैं कुछ ऐसा, और ये कोई फॉलो हो नहीं पाता। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि हम लोग यार क्या लिटरली में ऐसा होता है कि हम लोग आज सोचें कि सुबह 6 बजे उठना है, 6 बजे ही उठते हैं? नहीं ना। क्यों नहीं होता है? क्योंकि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ ही जाती हैं। हो सकता है आप रात में लेट से सो, हो सकता है आपको नींद ना आए रात में, आप सो तो जल्दी को नींद ही ना आए, या कुछ और रीज़न हो सकते हैं। जो मान लो 6 बजे आप उठ गए, या जो भी आप कॉन्सेप्ट या जो भी आप चैप्टर पढ़ रहे हो, कोई भी सब्जेक्ट लेते हैं फॉर एग्जाम्पल मैथ्स, तो मैथ्स में आप जो भी चैप्टर पढ़ रहे हो, क्या ये गारंटी है कि आपको वो 2 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा?
हो सकता है आप जो वीडियो देख रहे हो प्रैक्टिस के लिए, कॉन्सेप्ट के लिए, तो वो हो सकता है 3 घंटे की वीडियो वही हो। तो क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि हम लोग हर एक चीज़ एकदम टाइम पे कंप्लीट करें? बिल्कुल नहीं। इसी वजह से ये कॉन्सेप्ट आया जो कि है बफर। बिल्कुल चुप। बफर यानी कि फॉर एग्जांपल आप इससे आप ऐसे समझ सकते हो कि अगर मान लो आपने लगाया कि मैं सुबह 5 बजे उठूँगा, 5 से लेके 5:30 बजे तक मुझे उठने में, फिर हल्का फुल्का तैयार होने में, फ्रेश होने में टाइम लग जाएगा। फिर 5:30 से लेके 6 बजे तक मेरा होगा एक बफर टाइम। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल मैं सुबह नहीं भी उठ पाया तो आधा घंटा का मेरे पास बफर है, यानी कि जो भी काम मेरा 5 से लेके 5:30 से बचा है, अगर फॉर एग्जांपल मैं टाइम पे नहीं उठ पाया तो वो आधा काम मेरा बचा कुचा हम लोग बफर के टाइम में कर देंगे, यानी कि 5:30 से 6 बजे के टाइम पीरियड में हम लोग कर देंगे। ऐसे ही फॉर एग्जांपल हम 12 से लेके 2 बजे तक मैथ्स पढ़ेंगे। अब फॉर एग्जांपल मैथ्स में मुझे लग गया 2.5 घंटा, तो अब उसके बाद का मेरा जो फिजिक्स का शेड्यूल वो ख़राब हो जाएगा, तो वहीं हम लोग करेंगे बफर को इम्प्लीमेंट। 2 से लेकर 3 बजे तक मेरा होगा बफर, यानी कि जो मेरा 1 से लेकर 2 बजे तक फॉर एग्जांपल कुछ एक्स्ट्रा काम है जो बच गया, तो हम लोग उसे करेंगे अपने बफर के टाइम में, यानी कि जो है 2 से 3। इससे हमारा जो काम है वो आगे का जो शेड्यूल है वो बिगड़ेगा नहीं। इसी को हम लोग डेज में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हो सकता है आपने सोचा हो कि मैं 5 दिन में अपनी पूरी फिज़िक्स का चैप्टर 2 करूँगा। अब चैप्टर 2 आप करोगे फिजिक्स का 5 दिन में, हो सकता है आपको न्यूमेरिकल में ज़्यादा टाइम लग जाए, हो सकता है आपको कॉन्सेप्ट समझने या फिर जो आपको याद करना है उसमें ज़्यादा टाइम लग जाए, हो सकता है आपको 5 से लेके 6 दिन लग जाए। तो क्या करो आप, तो 5 दिन के बाद एक बफर डाल दो, यानी कि 1 दिन का बफर। अगर मान लो आपका 5 दिन में जो बचा कुचा काम है वो आप बफर के टाइम में कर सकते हो, और अगर मान लो आपका 5 दिन में कंप्लीट हो गया तो उस 1 दिन को बफर में आप रिवीजन के लिए यूज़ कर सकते हो या किसी और प्रोडक्टिव काम में अपना लगा सकते हो। तो यही फ़ायदा होता है बफर का। तो वैसे ही हम लोग यहाँ पे देंगे जो हमारा मार्च का महीना है उसको देंगे हम लोग बफर, यानी कि हमारा जो जनवरी या फरवरी में जो हमारा काम या हो सकता है सिलेबस नहीं भी हुआ हो पूरा, या हो सकता है मैं ये वीडियो बहुत ज़्यादा देर से अपलोड कर रहा हूँ, या हो सकता है आप बहुत ज़्यादा लेट से इस वीडियो को देख रहे हो, तो हम लोग मैंने यहाँ पे जो शेड्यूल आपको दिया वो मैंने दिया है 11 मार्च से, क्योंकि मैंने बना पहले दिया था, हो सकता है मैं अपलोड बाद में करूँ या आप देर से देखो, तो टेंशन कोई बात नहीं। हमारा जो मार्च का महीना है, यानी कि जो बचे कुछ हमारे चैप्टर होंगे वो हम लोग करेंगे मार्च के महीने में। या फिर हो सकता है आपने बहुत पूरा सिलेबस अभी तक कंप्लीट कर चुका हो सकता है आप बहुत अच्छे बच्चे हो, आपने पूरा सिलेबस कंप्लीट कर चुका है, तो आप क्या करोगे बफर के टाइम जो हमारा मार्च है उसमें आप कर सकते हो अपना रिवीजन, या फिर आप कर सकते हो अपना सैम्पल पेपर। तो ये बफर टाइम है, इसको आप यूटिलाइज भी कर सकते हो किसी और प्रोडक्टिव काम में भी, जो कि रिवीजन और सैम्पल पेपर है। सो अब आ जाते हैं नीचे, यहाँ पे देखा है हमारा सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी, यानी कि अब हम लोग बात करेंगे सब्जेक्ट वाइज। पूरी स्ट्रैटेजी में पूरी वीडियो में बताऊंगा, लेकिन हल्का धीमे धीमे हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने आपको दिया है स्ट्रैटेजी साइंस की। साइंस का जब भी आप ये जो स्ट्रैटेजी वो चैप्टर वाइज, यानी कि जब भी आप एक चैप्टर करोगे तो आपको इन सब फेजेस से गुजरना होगा। जैसे सबसे पहले कोई भी आप चैप्टर करोगे तो वैसे उसमें सबसे पहले आप करोगे 1 शॉट वीडियोस, जिसको आप चाहो तो 2x स्पीड पे भी देख सकते हो ताकि आपका टाइम सेव हो। उसके बाद उस चैप्टर के आप करोगे नोट्स को तैयार, यानी कि याद करोगे या जो भी उसका कॉन्सेप्ट है उसे और क्लैरिफाई करोगे अपने दिमाग में। उसके बाद हम लोग करेंगे NCERT को रीड और समझने की कोशिश करें। हो सकता है आपको ना समझ में आए उतनी अच्छे से, लेकिन आपने क्योंकि नोट्स और वीडियो देख चुका है तो समझ सकते हो। और NCERT का नया बहुत ज़्यादा मस्ट है, इसीलिए NCERT हम लोग को एक बार ही मिनिमम हो सके तो टाइम कम है, इसलिए हम एक बार रीड करेंगे। जब इतना सब हो जाएगा हमारा कॉन्सेप्ट तैयार है, हम लोग को चैप्टर का जितना भी कुछ है वो सब याद हो गया। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन की प्रैक्टिस। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन करेंगे NCERT का क्वेश्चन जो कि है बैक और इंडेक्स। इंडेक्स क्वेश्चन जो हमारे चैप्टर के बीच में कुछ बॉक्स में दिए होते नहीं है क्वेश्चन, वही क्वेश्चन हम लोग इसमें करेंगे, और NCERT के पीछे जो एक्सरसाइज होते हैं वो तो करेंगे। उसके बाद हम लोग करेंगे PYQ, यानी कि PYQ करेंगे, वो भी हम लोग करेंगे चैप्टर वाइज। ऐसे नहीं कोई भी PYQ कोई भी ईयर का उठा ले। फॉर एग्जाम्पल आप लाइफ प्रोसेस पढ़ रहे हो तो लाइफ प्रोसेस का आप PYQ करोगे, सिर्फ लाइफ प्रोसेस का। उसके बाद हम लोग करेंगे एग्जाम्पलर या फिर रिफ्रेशर आपकी कोई हो उसके क्वेश्चंस। ये देखो अब यार यहाँ पे मैंने एकदम छोटा सा लिखा है ऑप्शनल, या फिर आप इसे सॉल्व करोगे बफर के मंथ में। यानी कि ये ऑप्शनल है कि हम लोग को एग्जाम्पलर या फिर जो रिफ्रेशर के क्वेश्चन है वो हमारे एक्स्ट्रा, जब हमारे इतना सब हो जाएगा आपके पास अब टाइम है तब आप इसे कर सकते हो अपने बफर के टाइम में, या फिर ये आपके लिए ऑप्शनल है क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास रिफ्रेशर होते नहीं, उसे NCERT से पढ़ते हैं, तब भी कोई बात नहीं। मैंने आपको यहाँ तक जितना भी दिया 1 शॉट से लेके चैप्टर वाइज PYQ तक, ये मोर देन इनफ है। लेकिन अगर आपके पास टाइम भी बचा है और
आपके पास रिफ्रेशर और एग्जाम्पलर है तो आप उसके भी क्वेश्चन कर सकते हो। वैसे ही हम लोग यार यहाँ पे मैंने आपको सोशल साइंस की स्ट्रैटेजी भी दी है और मैथ्स की स्ट्रैटेजी भी दी है। तो यहाँ पे मैं अगर बात करूँ तो यहाँ पे जैसे सोशल साइंस, तो सोशल साइंस के यहाँ पे आप देखोगे यार कि वन शॉट वीडियो आपको 2x पे देखना ही, लेकिन आपको यहाँ देखने को मिलेगा एक स्टार्टिंग में भी एक एंड में भी। ये मैं सोच रहा हूँ मुझसे मिस्टेक हो गई है, मैंने जानबूझ के 2 ऐड किए हैं क्योंकि यहाँ पे आप जैसे जो सोशल साइंस है यार हम सबको मेजॉरिटी को बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगती है। तो जब आप स्टार्टिंग में देखोगे, फिर नोट्स पढ़ोगे, फिर आप एनसीईआरटी को रीड करोगे, अंडरस्टैंड करोगे, फिर क्वेश्चन करोगे, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करोगे, उसके बाद जब आप फिर से वीडियो देखोगे उसी चैप्टर का 2x पे, इससे आपको ज़्यादा वैसे डिफ़िकल्टी नहीं होगी चैप्टर समझने में, इसे आप आराम से समझ भी दोगे तो आपका कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर होगा। इसलिए मैंने इसको 2 बार ऐड किया है। वैसे ही आपको सिमिलर स्ट्रैटेजी यहाँ पे मैथ्स की भी मिल जाती है, जहाँ पे वन शॉट वीडियो, उसके बाद कॉन्सेप्ट और फॉर्मूले आपको याद करना है, फिर आपको क्वेश्चन करने जिसमें आपके एग्जाम्पल और एक्सरसाइज के क्वेश्चन दोनों होंगे, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एग्जाम्पलर और रेफरेंस के क्वेश्चन ऑप्शनल है, या फिर आप उसे बफर टाइम में करोगे, या फिर आपके पास ऑप्शनल है तो अगर आपके पास है तो आप करो, टाइम है तो। वैसे ही यहाँ पे अगर हम बात करें तो इंग्लिश का भी वैसे ही मैंने यहाँ पे दिया है, जहाँ पे आपको शॉर्ट समरी पहले पढ़नी है, मतलब सुननी है वीडियो में 2x स्पीड पे, फिर आपको एनसीईआरटी पढ़ना है, उसको समझने की कोशिश करना है, फिर आपको एनसीईआरटी क्वेश्चन करने हैं जो आपकी बुक में भी है और इंडेक्स के जो क्वेश्चन होते हैं वो, फिर प्रीवियस ईयर, उसके बाद एग्जाम्पलर और रेफरेंस। वैसे ही सिमिलर सेम टू सेम आपको स्ट्रैटेजी हिंदी की भी मिल जाती है, क्योंकि हिंदी में भी दोनों लैंग्वेज है तो आपको वही करना है। उसके बाद जब हम लोग आगे आते हैं तो यहाँ पे हमारा मेन चीज़ आती है, वो है टाइम स्लॉट, यानी कि हमारा जो टारगेट है, हम लोग जो एक सब्जेक्ट को देंगे वो कितना टाइम देंगे, यानी कि हम लोग एक सब्जेक्ट को अपने कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ तो जो हमारा साइंस है, तो साइंस को हम लोग कवर करेंगे 21 डेज़ में। हम लोग 21 डेज़ में अपना साइंस कंप्लीट करेंगे। सोशल साइंस हम लोग करेंगे 26 डेज़ में। उसके बाद हम लोग जो सोशल साइंस से मैप भी होता है, तो मैप को हम लोग कंप्लीट कर देंगे 2 दिन में। उसके बाद हम लोग करें, टेंशन की कोई बात नहीं, क्योंकि मैप पे भी मैं जल्दी एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको सारे के सारे मैप्स एक वीडियो में मिल जाएंगे। वैसे हम लोग जो मैथ्स है वो हम लोग करेंगे 49 डेज़ में। उसके बाद हम लोग इंग्लिश को सिर्फ और सिर्फ करेंगे 47 डेज़ में। ज़्यादा ही जानता हूँ क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा चैप्टर है, क्योंकि इंग्लिश में जैसे आप जानते हो 2 बुक चलती है, उसमें बहुत सारे चैप्टर होते हैं, पोएम होती है, इसी वजह से 47 डेज़। और जो हमारा हिंदी है उसे हम लोग कंप्लीट करेंगे 41 डेज में। कैसे करेंगे अभी बताता हूँ। सो अब हम लोग बात करेंगे हमारे फाइनल स्टेप और फाइनल स्ट्रैटेजी क्या होगी अब यहाँ से। तो मैंने यहाँ पे आपको कुछ स्टेप्स के टर्म्स से समझाने की कोशिश की है। तो सबसे पहला स्टेप, मेक अ काउंटडाउन चार्ट एंड चेक लिस्ट। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है यार कि फॉर एग्जाम्पल आज कोई भी डेट है, मैं मान लेता हूँ कि आज 12 जनवरी है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एक पेज लेना है, उसके आगे लिख देना है 12 जनवरी, 13 जनवरी, 14, 15, 16, ऐसे करते करते फरवरी, फिर मार्च, फिर अप्रैल, मई से जैसे हम सब जानते हैं कि हमारे एग्ज़ाम्स होंगे बोर्ड के, तो इसका फ़ायदा उठाना है। सीबीएसई ने पहले ही बता दिया है। तो हम लोग का जो भी वो हमारे जितने भी डेट से बचे हुए उसको लिख देना है, और उसके बाद हम लोग को लिख देना, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं मान लेता हूँ कि 60 डेज़ बचे हैं। आई नो ज़्यादा बचे होंगे तो, लेकिन तब भी मैं एज्यूम कर दे रहा हूँ। तो आपको क्या करना, फॉर एग्ज़ाम्पल 12 जनवरी है तो आज से हमारे पास बचे हैं 60 डेज़, उसके आगे आपको लिख देना है 60, उसके बाद लिखना है 13 के आगे आपको 59, वैसे 58, फिर 57, फिर 56, ऐसे करते करते आपको 0 तक आना है, यानी कि 1 तक आना है। उसके बाद हमारे 0 से यानी कि 4 मई से एग्ज़ाम है, और इसको आपको अच्छे से बना देना है। ज़रूरी नहीं है कि आप 3-4 पेज लो, एक पेज में आप प्रिसाइज़ करके अच्छे से बना सकते हो, 1 से 2 पेज में। अब इसका क्या फ़ायदा होगा? इसका फ़ायदा सबसे बड़ा ये होगा कि आप अवेयर रहोगे कि मतलब हमारे एग्ज़ाम्स हैं और हमारे पास कितना टाइम बचा है। तो क्योंकि हम सबकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि हम समझ नहीं पाते हमारे पास कितना टाइम है, हम लोग सोचते हैं बहुत टाइम है, क्या चलता है। तो उसी को हम लोग को बचाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को अपना एक काउंटडाउन चार्ट बनाएंगे। इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा अगर आप इसे बनाओगे और इम्प्लीमेंट करोगे। वैसे हमारा जो दूसरा है वो है हमारा चेक लिस्ट, जिसमें आप 2 पेज लोगे, मिडिल पेज आप देख सकते हो, जिसमें एक आपका एक बहुत बड़ा पेज बन जाएगा, जिसमें आपको लिखना है साइंस के सारे सब्जेक्ट, SST, वैसे ही मैथ्स, वैसे ही आपके जितने भी सब्जेक्ट है 5 सब्जेक्ट के आपको चैप्टर लिख देने हैं। ज़्यादा कुछ नहीं लिखना, बस चैप्टर लिख देना। हो सकता है आप शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। उसके आगे आपको लिख देना है चेक लिस्ट, यानी कि फॉर एग्जाम्पल आपने आज चैप्टर 1 कंप्लीट कर दिया साइंस का, तो आपको साइंस के आगे टिक लगा देना है। वैसे आपका चैप्टर 2 वो भी कर देना है, 3 वो भी हो गया तो टिक लगा देना है। इसके आपका क्या होगा फ़ायदा कि आपको पता चलेगा कि आपके कितने चैप्टर बचे, आपको और कितने चैप्टर करने हैं,
और आपका कितना अभी और मेहनत करनी हो, कितने आपने कर चुके हैं, इससे आपका कॉन्फिडेंस ही बढ़ेगा कि हाँ यार मैंने इतने चैप्टर कर चुके हैं। इसका बहुत सारे बेनिफिट है और सबसे ज़्यादा बेनिफिट तभी मिलेगा जब इसे करोगे, इम्प्लीमेंट करके आप इसको अपने दीवार पे लगाओगे, और बिलीव मी इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। मैंने पर्सनली इसे किया है और अभी भी करता जा रहा हूँ, और इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है कि आपको पता चलता है आप क्या कर रहे हो, अभी आपका जो डेली टास्क हो रहा है उसमें आप कितनी अपनी अच्छी से परफॉर्मेंस कर पा रहे हो कि नहीं, आप कि कितने चैप्टर बचे हैं, आपके पास कितना टाइम बचा, वो सब चीज़ें आपका एक प्रॉपर शेड्यूल मैनर में होता है। इसका एक और बेनिफिट है कि आपको पता चलेगा कि आपके बुक में कितने चैप्टर, अगर अभी तक आपने बुक नहीं खोली है तो। स्टेप नंबर 2, एनालाइज योर सिलेबस। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है यार कि सबसे पहले आपने अपने चैप्टर कर दिए तो आपका एनालाइजेशन हल्का हो गया होगा कि अगर आपने अभी तक बुक नहीं खोली कि मेरे इतने चैप्टर है, मुझे इतनी करना है, ये सब चीज़ें आपको हल्का पता चलेगा। उसके बाद आपको क्या करना, अपनी जितनी भी सिलेबस है, अभी CBSE ने जो रिवाइज सिलेबस डाला है, लेटेस्ट जो रिड्यूस सिलेबस है, वो आपको हल्का सा एनालाइज करना है। ये आपको कोई करके नहीं देगा, ना ही मैं भी कर दूँ तो मैं उतना अच्छे से हो सकता है आपको एक्सप्लेन ना कर पाऊँ, क्योंकि एनालाइजेशन जो होती है वो हम लोग खुद से करते हैं तो खुद ही को ज़्यादा चीज़ समझ में आता है कि कैसा हमारा सिलेबस है, हम लोग कितने चैप्टर पढ़ने हैं, कितने हमारे सैम्पल पेपर जो है वो सब कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कौन से क्वेश्चन हमारे लिए डिफ़िकल्ट है, या मुझे आपके टर्म्स में कि मुझे कौन सा डिफ़िकल्ट लगता है, मैं कौन से क्वेश्चन में वीक हूँ, कैसे मुझे करना है अपनी तैयारी, उस सबसे हमें पता चलता है कि हम लोग जब अपना सिलेबस एनालाइज करते हैं। ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है कि स्टूडेंट इसको करने से बचते हैं, लेकिन अगर आप इसे करोगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा। तो ये तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ने अपना एक काउंटडाउन चार्ट बना दिया, और तो और हम लोग ने अपना चेकलिस्ट बना दी। ये मैं आपको करके नहीं दूंगा, क्योंकि अगर मैंने आपको दे दिया तो आप उससे बस ऐसे हो सकता है आप प्रिंट आउट भी ना निकाल दो। प्रिंट आउट निकाल दो तो अच्छी बात है, कुछ लोग निकालेंगे उसको अपना दीवार पे लगा देंगे, उतना को बेनिफिट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप इसे खुद से बनाओगे, आपको अंदर से खुद से आएगा, अवेयरनेस आएगी कि मेरे पास इतना ही टाइम बचा है। अब देखने से उतना नहीं लगे, जो आप इसे काउंट करोगे, कैलकुलेट करोगे, मिस्टेक्स करोगे, तो आप कुछ ना कुछ उससे भी सीखोगे। इसलिए आपको ये करना इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद हम लोगों ने सिलेबस अपना एनालाइज कर दिया। अब आते हैं स्टेप नंबर 3 पे। अब जो हमारा स्टेप नंबर 3 है वो है चूज़ योर स्टडी टाइम स्लॉट, यानी कि हम लोग का जो स्टडी आर है बेसिकली वो हम लोग का कैसे अपना चूज़ करना है। तो हमारे बेसिकली 4 स्लॉट्स बनेंगे स्टडी के। तो हमारे जो 2 बनेंगे वो होंगे 3 आवर्स के, और 2 बनेंगे हमारे 30 मिनट्स के, यानी कि टोटल हमारे हो गए 7 आवर्स। वैसे हम आपको लग रहा होगा 7 घंटे पढ़ने में, जब आप इसे डिवाइड करके पढ़ोगे तो आपका बहुत ज़्यादा अच्छे से हो पाएगा, आपको ये बर्डन नहीं लगेगा। तो हम लोग ने 4 स्लॉट बना दिए, 3 आवर के, 2 30 मिनट्स के। अब जो हम लोग जो ये 3 आवर के स्लॉट उसमें हम लोग करेंगे जो भी हमारे मेन सब्जेक्ट हैं, या हम लोग को जो भी डिफिकल्ट लगता है बस मेन ही हम लोग करेंगे। जैसे साइंस हो गया, सोशल साइंस हो गया, उसके बाद हम लोग करेंगे मैथ्स, यानी कि ये जो हमारे बहुत ज़्यादा मेन सब्जेक्ट होते हैं इसको हम लोग करेंगे अपने 3 आवर में। और उसके बाद हम लोग 30 मिनट्स अपने करेंगे कोई भी लिटरेचर का सब्जेक्ट, हिंदी या इंग्लिश, वह दोनों ही करना है। तो अब ये जो टाइम स्लॉट है अब मैं आपको नहीं दे रहा हूँ, आपको ये खुद से चूज़ करना है। आपके 4 स्लॉट बनेंगे। मैं आपको हल्का सा सजेशन दे देता हूँ कि आपको क्या करना है, 3 बजे के पहले का दे देना एक 3 घंटे का स्लॉट, और 3 घंटे का स्लॉट आपको 3 बजे दोपहर के बाद का दे देना है। क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों का ऑनलाइन क्लास होती है, और भी सेल्फ स्टडी होता है, ट्यूशन होता है, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो रूटीन मैं नहीं जानता हूँ सबका, इसीलिए मैंने आपको ये आपके ऊपर पूरा छोड़ दिया है कि आपको कैसे चूज़ करना है। 3 घंटे आपको हो सकता है आप सुबह के लो, शाम के लो, कैसे भी लो। आपको 4 स्लॉट बनाने, 2 3 घंटे के, 2 30 मिनट्स के। 30 मिनट्स में आप करोगे लिटरेचर, और 3 आवर्स में पहले आप करोगे, एक में आप करोगे मैथ्स, एक में हो सकता है आप करोगे साइंस, या एक में साइंस, एक में सोशल साइंस। तो सब कैसे करोगे एक शेड्यूल दूंगा, टेंशन कोई बात नहीं। तो ऐसे आप जब करोगे आपको रोज़ का एक शेड्यूल बन जाएगा कि प्रॉपर टाइम बन जाएगा कि मुझे कोई इसी टाइम पे करना है। ये टाइम के आपको ज़्यादा इधर उधर नहीं करना है कि आज 4 बजे कर लिया, कल 3 बजे किया, कल 7 बजे किया, ऐसे कुछ नहीं करना। आपको एक प्रॉपर टाइम फिक्स होना चाहिए ताकि आप प्रोक्रास्टिनेट ज़्यादा ना करो। अब स्टेप नंबर 4, मेक अ प्रॉपर शेड्यूल, यानी कि हम लोग को अपना जो शेड्यूल है बहुत ही अच्छे से बनाना है। अब कैसे बनाना है मैं आपको आगे अभी एक शेड्यूल देने वाला हूँ, जिसको आप चाहो तो फॉलो कर सकते हो, या फिर अगर आप नहीं भी करना चाहते तो आप उसको एक बेस, क्या कहते हैं, प्रॉपर वर्ड नहीं मिल रहा है, मतलब उसे कहते हैं ना कि आपको उसको दे के अपना एक शेड्यूल बनाना, उसको एक ऐसा एग्जाम्पल दे के अपना एक शेड्यूल बनाना है। ओके, ताकि आपको पता चल पाए कि आपको कैसे शेड्यूल अपना बनाना है, उसको एग्जाम्पल देना है ऐसा। तो यहाँ पे मैंने कुछ और पॉइंट्स आपके लिए लिखे हैं ताकि आप और अच्छे से अपने प्रिपरेशन कर पाओ।
तो जैसे कि यहाँ पे आप जो भी शेड्यूल बनाओगे उसमें आपको अपने जो नोट्स हैं उनको रेगुलर रिवाइज करना है। और आपका जो बफर मंथ है, जो हमारा मार्च का मंथ है, मैंने जैसे कहा उसमें आपको पर सब्जेक्ट पे 3 से ज़्यादा चैप्टर नहीं होने चाहिए, वरना बर्डन हो जाएगा। और मैंने बफर दिया तो ऐसा इसका ये नहीं सोचना है बफर है आराम से करते हैं हर चीज़, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अपना जो भी शेड्यूल के हिसाब से ही चलना। जब फॉर एग्जांपल कोई ऐसी सिचुएशन आ गई कि आपसे नहीं हो पाए तो आपको बफर पे दे जाना है, तो इसका खास ध्यान रखना। नोट्स अपना रेगुलर करना है। बफर मंथ में एक सब्जेक्ट में 3 से ज़्यादा चैप्टर नहीं होने चाहिए, वरना फिर बर्डन हो जाएगा, वरना फिर शेड्यूल बनाने कोई फ़ायदा नहीं। थर्ड पॉइंट कि हम लोग जो भी सब्जेक्ट के सारे चैप्टर कंप्लीट कर देंगे उनकी फिर हम स्टार्ट कर देंगे सैम्पल पेपर करना, ताकि हमें प्रैक्टिस और अच्छे से हो सके। यहाँ मैंने आपको एक और सजेशन दी 4th पॉइंट में मेरी तरफ से कि आपको एक दिन में एक सब्जेक्ट को 3 आवर से ज़्यादा नहीं देना, वरना फिर बर्डन हो जाता है। वही सब होता है कहानी कि कुछ पढ़ नहीं पाए, पूरा दिन वेस्ट हो गया। मेरा सजेशन आप चाहो तो इसे बढ़ा सकते हो, आप चाहो तो इसे कम भी कर सकते हो। बहुत सारे लोग यार दिन में पढ़ते हैं, रात में पढ़ते हैं, तो इसका ही कन्फ्यूज़न होता है। तो आप चाहो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि मैं इस पर भी एक बहुत ही ज़्यादा स्पेशल वीडियो लाने वाला हूँ। अब जो हमारा 5वां और लास्ट पॉइंट है, फाइनल स्टेप है, वो ये है कि हमारे जितनी भी स्ट्रैटेजी मैंने आपको जितनी भी स्ट्रैटेजी दी, जितनी भी सब्जेक्ट की स्ट्रैटेजी और जो भी शेड्यूल दूंगा मैं आपको, आप जो भी अपना शेड्यूल बनाओगे उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। आपको अपना स्ट्रैटेजी शेड्यूल स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इससे आप प्रोक्रास्टिनेट करते हो, कंसिस्टेंट रहते हो, इन सब की अभी ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप शेड्यूल बनाओगे तब भी आप अपना प्रोक्रास्टिनेशन को मिनिमाइज़ कर पाओगे। तभी आपको पता चले कि यार आज मुझे इतना सब्जेक्ट करना, अगर मैं प्रोक्रास्टिनेट किया तो फिर ये मेरा कल में ऐड हो जाएगा, कल के बाद फिर परसों का शेड्यूल बिगड़ेगा, उसके दिन अगले दिन, उसके अगले दिन, ऐसे फिर चलता रहेगा, मगअप हो जाएगा पूरा। इसीलिए आपको हर एक चीज़ को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। मैंने बफर टाइम आपके बेनिफिट के लिए दिया है, लेकिन उसको भी आपको बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड नहीं देना है, उसका भी आपको 100% यूज़ करना है। और ये बात बिल्कुल मत सोचना कि यार मेरा बफर टाइम में आराम से करते हैं चीज़, आज का छूट के तो जाने दो, ऐसा बिल्कुल मत करना। क्योंकि आपका जो मार्च का महीना उसमें आपके प्री बोर्ड भी होने हैं, प्रैक्टिकल भी होने हैं, तो बहुत ही ज़्यादा उस समय हो सकता है आपके प्रैक्टिकल जो फाइल होती है उसको ही कंप्लीट कराया जाए, और भी बहुत सारे इंटरनल असेसमेंट होते हैं स्कूल के, तो आप समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा बर्डन होगा उस मंथ में। इसलिए अपना ज़्यादा सब्जेक्ट पहले ही कंप्लीट कर लेना। तो बस उसके बाद एक बेस्ट ऑफ लक। वेल अभी वीडियो ख़त्म नहीं हुई, आगे एक शेड्यूल देना बचा है। तो अब फाइनली मैंने आपको दिया एक प्रॉपर शेड्यूल, यानी कि ये मैंने आपको शेड्यूल दिया है 11 जनवरी से टोटल आपको मैंने दिए हैं यहाँ पे 28 फरवरी तक। क्योंकि मैंने जैसे कहा जनवरी और फरवरी में हम लोग अपना जो सिलेबस है उसको कंप्लीट करेंगे, उसके मार्च में फिर हम लोग करेंगे बफर टाइम या फिर अपना सैम्पल पेपर, और अप्रैल के महीने में हम लोग करेंगे अपना रिवीजन और सैम्पल पेपर। इसलिए मैंने ये 2 मंथ का अपना आपको शेड्यूल दिया है। इसको आप बेस मान के, प्रॉपर वर्ड नहीं मिल रहा, किसी को पता हो तो बताना कमेंट बॉक्स में, बेस मान के आप इसको अपना शेड्यूल बना सकते हो, आप इसे भी फॉलो कर सकते हो। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो कि 11 जनवरी के बारे में बात करें तो हम लोग करेंगे उस समय साइंस का चैप्टर 1। ऐसा मत सोचना ऐसे ही मैंने बना दिया, इसको मैंने एनालाइज करके पूरा बनाया है कि कौन सा चैप्टर छोटा है, बड़ा है, या फिर जो भी है। चैप्टर 1 हम लोग करेंगे साइंस का 11 जनवरी को, और मैथ्स का हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1। और ऐसा नहीं कि पूरा ही एक ही दिन में कंप्लीट करेंगे, मैथ्स में आपने आपको 2 दिन यहाँ पे दिए हैं। और वैसे ही आपके जो मुझे लगा यार कि मैंने भी दिया है 10, तो मुझे पता है कौन सा टाइम में हो सकता है आपको चैप्टर में ज़्यादा टाइम लगे, किसमें कम लगे, तो मैंने अपना हल्का एनालाइज करके दिया है। आप इसके हिसाब से चल सकते हो, या फिर अपने हिसाब से आप कुछ ऊपर नीचे इसमें कर सकते हो, या हो सके तो आप इसका प्रिंट आउट भी निकाल के अपना लगा दें, ताकि आपको पता चले कि कौन से दिन आपको क्या करना है और उस दिन आप करोगे। और एक और बात कि जो साइंस का उसको आपको 3 घंटे देना है, मैथ्स को आपको 3 घंटे देना है, और अपना जो ये इंग्लिश और हिंदी है इसको आपको हाफ आवर देना है। और वैसे आपको सोशल साइंस जब भी आप करोगे तो उस दिन आपको 3 घंटे देना है। तो एक चीज़ आप यहाँ देखोगे कि मैंने आपको यहाँ साइंस का दिया है, उसके बगल में यहाँ पे कुछ 8 के आगे 11 दिया है और 9 के आगे 15, क्योंकि हल्का मैनेज करने में हो रहा था। लेकिन आपको टेंशन कोई बात नहीं है, बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है, क्योंकि चैप्टर 8 के साथ मैंने देखा है कि बहुत सारे लोगों को चैप्टर 8 को ज़्यादा ही पसंद होता है, या फिर आसानी से समझ आ जाता है, तो इसलिए मैंने उसके साथ वो दे दिया है। और यहाँ पे एक चीज़ और देखो, मैंने चैप्टर नंबर दिए हैं, ना कि चैप्टर का नाम, क्योंकि जगह नहीं हो रही थी।
और इसी जब आप अपना सिलेबस एनालाइज करोगे, अपना चेकलिस्ट बनाओगे, तो आपको पता चलेगा अच्छा चैप्टर 1 ये है, इस चैप्टर का नाम ये, या उस चैप्टर के रिजल्ट आपको पता चलेगा नाम से ही। वैसे ही आपको साइंस दिया, जैसे आपका साइंस यहाँ पे मैंने जैसा कहा कि आपका जो साइंस है वो 21 डेज़ में कंप्लीट हो जाएगा, तो मैंने वैसे ही 21 डेज़ में आपका ये साइंस कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे जैसे डैश है, तो उसका मतलब यहाँ ठीक साइंस वो सब्जेक्ट आपको नहीं करना है। जैसे यहाँ सोशल साइंस आपको 31 जनवरी तक आपको नहीं करनी है, उसके बाद 1 फरवरी से आपको अपना सोशल साइंस करने स्टार्ट करना, उसके बाद आपका साइंस का मतलब टेंशन खत्म हो जाए, क्योंकि आपका 31 जनवरी तक कंप्लीट हो जाएगा। मैंने जैसा कहा कि हो सकता है आप इस वीडियो को देर से देख रहे हो, या फिर मैं इसको देर से अपलोड कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने शेड्यूल बनाया है 11 जनवरी का, तो टेंशन कोई बात नहीं, बफर मंथ है अपने पास। कुछ चैप्टर हो सकते हैं जो कि वो भी इजी हैं, चैप्टर 1, 2, 3 कुछ स्टार्टिंग के चैप्टर जो कि इजी होते हैं बेसिकली, तो उसको आप करोगे अपने बफर मंथ। वैसे ही मैंने आपको यहाँ पे दी है यार, साइंस जैसे आपका खत्म होगा वैसे आपका सोशल साइंस स्टार्ट होगा। मैथ्स आपकी चलेगी पूरी, मैं बात करूँ तो आपकी मैथ्स चलेगी पूरी स्टार्टिंग से एंड तक पूरा ही चलने वाला है। साइंस भी आपका ख़त्म हो जाएगा, सोशल साइंस भी आपका एंड तक पूरा चलेगा, इंग्लिश भी आपको पूरा करना है, हिंदी भी आपको मतलब पूरा ही चलेगा। अब यहाँ पे आप देखोगे यार कि मैंने यहाँ पे जो सोशल साइंस है उसमें 4 सब्जेक्ट है और मैथ भी है, 5 चीज़ हो गई। तो मैंने यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो यहाँ पे ऑरेंज कलर है, यानी कि स्टार्टिंग के जो हमारा टाइम है उसमें हम लोग करेंगे हिस्ट्री। तो एक और बात, जो एनालाइज करोगे आपको पता चलेगा कौन से चैप्टर हट चुके कौन से नहीं हटे। और जो ब्लू से दिया है मैंने यहाँ पे कलर, वो है यहाँ पे मैंने सिविक्स, पिंक का दिया है मैंने ज्योग्राफी, और यहाँ पे जो रेड है हल्का तो उसको मैंने दिया है इकोनॉमिक्स। और जो आपका ग्रीन है उससे हम डिनोट कर रहा है ग्रीन कलर हमारा मैप को। वैसे ही मैंने आपको इंग्लिश के दिया है, इंग्लिश में आपकी 2 बुक चलती है, फर्स्ट फ्लाइट और फुटप्रिंट विदाउट फीट। तो जो आपका ग्रीन कलर है और ब्लू कलर है, वो ग्रीन आपका डिनोट करता है फर्स्ट फ्लाइट को और ब्लू डिनोट करता है फुटप्रिंट। वैसे हिंदी में जिसमें आपका जो ब्लू कलर है वो आपको डिनोट करता है क्षितिज बुक को, और आपका जो रेड है वो डिनोट करता है कृतिका को। ऐसे मैंने उसी के पूरे शेड्यूल के एंड में लिख दिया ताकि आपको समझने में आसानी होगी कौन सा दिन आपको कौन सा सब्जेक्ट का कौन सा चैप्टर करना है। आखिरी के 2 दिन में हम सोशल साइंस के मैप को कंप्लीट करेंगे। आपका फरवरी ख़त्म होगा, मार्च में आपका फिर प्री बोर्ड, फिर वो सब आपका चलेंगे प्रैक्टिकल वो सब। उसके बाद हमारा जो अप्रैल का मंथ होगा उसमें आपको लगा के पूरा अपना कहते हैं ना पूरी अपनी ताकत लगा के सैम्पल पेपर करना, पूरा जज्बा के साथ पूरी हिम्मत के साथ अपना सैम्पल पेपर करना है, रिवीजन करना है, एकदम अच्छे से कर देना है। और उसके बाद हमारा मई में क्या होगा, बोर्ड। तो यार बस यही थी पूरी स्ट्रैटेजी, पूरे आपको मैंने शेड्यूल दिया, आपको एक नया कॉन्सेप्ट से इंट्रोड्यूस करा है बफर, और ये इन सब चीज़ों का पूरा स्ट्रैटेजी मैंने आपको दिया लास्ट 4 मंथ को कैसे आपको यूटिलाइज करना है ताकि आप अपने अच्छे से अच्छा स्कोर कर सको। एक और बात है यार कि आपका लाइफ का सबसे ज़्यादा इजी एग्ज़ाम होने वाला है। मैं भी एक टाइम था कि बहुत ज़्यादा डरता था कि कैसे होगा क्या करूँगा, लेकिन फिर हो गया, बहुत ही ज़्यादा शानदार गया एग्ज़ाम। इससे आप बिल्कुल ही मत डरना। कुछ मिस्टेक्स होती है, जैसे कुछ मिस्टेक्स से मैं वीडियो बनाने वाला तो उसको देखने के लिए सब्सक्राइब कर देना चैनल। एग्ज़ाम में यार अपना 100% देना है। हो सकता है आपके अभी तक किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी ईयर में आपके उतने अच्छे मार्क्स आप 90 के ऊपर स्कोर ही ना किए, लेकिन आप ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप 95 के ऊपर भी स्कोर ईजिली कर सकते हो। आज से कुछ महीनों बाद आपका एग्ज़ाम होगा, उन महीनों के बाद आपका एक रिजल्ट नाम की चीज़ होगी आपके साथ, जिसमें आपका एक पेपर होगा जिसमें आपके कुछ मार्क्स लिखे होंगे। वो मार्क्स आपके चेहरे पे, आपके जो पेरेंट्स हैं उनके चेहरे पे एक स्माइल भी ला सकता है गर्व का, या फिर आप एक सैडनेस भी ला सकता है रिग्रेट का। तो यार प्लीज़ रिग्रेट ना करना, अभी आपके पास टाइम है, तो इस टाइम को 100% यूटिलाइज करो और एग्ज़ाम में गर्दा उड़ा देना। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में, और सिंप्लीफाइड सीरीज़ को फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना। और बस आज के लिए बस इतना ही। तब तक हेल्दी रहो, हैप्पी रहो, हंसते रहो, पढ़ते भी रहो। जय हिंद, जय भारत।